जैसे जैसे डॉक्टर स्टोन का बहुप्रतीक्षित तीसरा सीजन नजदीक आ रहा है, ये पिछले सीजन को फिर से देखने का आदर्श क्षण है। हालांकि हम समझते हैं कि दोबारा देखना समय लेने वाला हो सकता है और आपका समय मूल्यवान है। आपको दूसरे सीजन के महत्वपूर्ण क्षणों से अवगत रहने में मदद करने के लिए, जो सेनकू और त्सुकासा के बीच तीव्र संघर्ष के इर्द गिर्द घूमता है, जिसे स्टोन वॉर के रूप में भी जाना जाता है, हमने इसके 11 रोमांचक एपिसोड का पुनर्कथन तैयार किया है। यदि आप हमारे सीजन 1 का पुनर्कथन देखने से चूक गए हैं, तो इस पर विचार करने से पहले इसे अवश्य देख लें। आइए शुरू करें। पहले एपिसोड में सेनकू और उनकी टीम ने सफलतापूर्वक एक सेल फोन का निर्माण किया, जो आसन्न युद्ध में गेम चेंजिंग लाभ था। सेनकू की इच्छा सूची में एक और वस्तु थी, इंस्टेंट रेमन। ग्रामीणों के शुरुआती विरोध के बावजूद रेमन के स्वाद ने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। सेनकू और जनरल ने त्सुकासा की सेना के कुछ सदस्यों को यह विश्वास दिलाने के लिए लिलियन की आवाज का उपयोग करने की योजना तैयार की कि संयुक्त राज्य अमेरिका अक्षुण्ण है और मदद मिलने वाली है। आइए देखें कि यह सरल योजना कैसे सामने आती है। जासूस होमुरा का ध्यान भटकाने की आवश्यकता के साथ सेल फोन की स्थापना इस प्रकरण का फोकस थी। बम विस्फोट का उपयोग करके उसे पकड़ने के उनके प्रयासों के बावजूद होमुरा को अंततः सेनकू के असली इरादों का एहसास हुआ और वह त्सुकासा वापस चला गया। जेन और क्रोम सेनकू की कब्र पर सेल फोन स्थापित करने में कामयाब रहे, जो एक मनोरंजक मोड़ था। ताइजू और युजुरिहा ने सेल फोन की खोज की और सेनकू को पहली कॉल की। तीसरे एपिसोड में जेन, क्रोम और मैग्मा ने सफलतापूर्वक सेल फोन वितरित किया, लेकिन भागने की कोशिश करते समय उन्हें एक समस्या का सामना करना पड़ा। उक्यो अपनी उल्लेखनीय सुनने की क्षमताओं के साथ ताइजू और युजुरिहा पर नजर रख रहा था। एक स्मोक स्क्रीन ने क्रोम और मैग्मा को जेन के भागने का अवसर बनाने की अनुमति दी। इस बीच ताइजू निक्की को अपने मकसद में शामिल होने के लिए मनाने में कामयाब रही, भले ही वह लिलियन की एक समर्पित प्रशंसक थी। उसकी तीक्ष्ण बुद्धि ने सेनकू के धोखे को भांप लिया, लेकिन गीत की अपूर्णीयता के बारे में जानने के बाद निक्की उनके साथ जुड़ने के लिए सहमत हो गई। चौथे एपिसोड में उक्यो और क्रोम के बीच चल रहे संघर्ष पर प्रकाश डाला गया। मैग्मा को भागने की अनुमति देने के लिए क्रोम ने अंततः आत्मसमर्पण कर दिया। उक्यो पूछताछ के लिए क्रोम को त्सुकासा ले गया, लेकिन क्रोम दृढ़ रहा और कुछ भी नहीं बताया। इस बीच सेनकू ने फैसला किया कि अब त्सुकासा साम्राज्य पर घात लगाने का समय आ गया है और उसने एक आश्चर्यजनक हथियार, एक ऑटोमोबाइल का अनावरण किया। हालांकि त्सुकासा ने फैसला किया कि क्रोम बर्बाद हो सकता है और उसने उसे एक चट्टान से फेंकने की योजना बनाई, लेकिन उक्यो के धोखे ने कहानी में एक मोड़ जोड़ दिया, जिससे विज्ञान के प्रति क्रोम के अटूट समर्पण का प्रदर्शन हुआ। इस कड़ी में सेनकू की टीम ने कुछ अंतिम समायोजन करते हुए सफलतापूर्वक एक ऑटोमोबाइल, स्टीम गोरिल्ला का निर्माण किया। गांव के बुजुर्ग चीजों की देखभाल के लिए पीछे रह गए, जबकि बाकी लोग युद्ध में चले गए। भाप इंजन की सीमित शक्ति के कारण पहाड़ी इलाकों में उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ा। शिविर लगाने के बाद सेनकू ने कागज से बने कार्बन फाइबर सेनकू का उपयोग करके स्टीम गोरिल्ला को एक टैंक में बदलने का फैसला किया। त्सुकासा ने इसका अनुमान लगाया और सेनकू को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। एपिसोड छठा क्रोम के भागने के इर्द गिर्द घूमता है। त्सुकासा ने क्रोम पर नजर रखने और सेनकू की सेना को दबाने के लिए एक पूर्व पुलिसकर्मी यो को नियुक्त किया। क्रोम ने टॉयलेट ब्रेक के दौरान आग का उपयोग करके जड़ी बूटियों और बांस की छड़ें इकट्ठा करके भागने का प्रयास किया, लेकिन यो ने उसे खोज लिया। किसी ने क्रोम को एक बैटरी दी, संभवतः ताइजू, जिसका उपयोग उसने भागने की योजना तैयार करने के लिए किया। ऐसा करने के लिए क्रोम ने नमक और बैटरी का उपयोग करके एसिड बनाया। काफी प्रयास के बाद वह सफलतापूर्वक भाग निकला और मेडिकल इमरजेंसी का बहाना बनाकर यो को धोखा दिया। कोहाकू ने क्रोम की खोज की और ग्रामीण उसे देखकर रोमांचित हो गए। इस कड़ी में सेनकू ने स्टीम गोरिल्ला टैंक पूरा किया, जो युद्ध के लिए तैयार था। उन्होंने त्सुकासा की सेना को और डराने के लिए एक तोप भी जोड़ी। निक्की और ताइजू अधिक ग्रामीणों को अपने उद्देश्य में शामिल होने के लिए मनाने में कामयाब रहे। हालांकि उक्यो ने अंततः उन्हें खोज लिया और जनरल के मुखौटे के माध्यम से देखा। मानवता को पुनर्जीवित करने के सेनकू के प्रयासों से प्रेरित होकर उक्यो ने सेनकू में शामिल होने का फैसला किया। युजुरिहा ने गुप्त रूप से टूटी हुई मूर्तियों को एकत्र किया और उनकी मरम्मत की, जबकि उक्यो ने आगे रक्तपात को रोकने की इच्छा व्यक्त की।
सेनेकू ने वादा किया कि अब कोई रक्तपात नहीं होगा। इस बीच त्सुकासा ने कब्रिस्तान में एक आश्चर्यजनक खोज की, एक सेल फोन। क्या यह एक निर्णायक मोड़ हो सकता है? 8वें एपिसोड में मिश्रित राय के साथ एक चरम प्रदर्शन दिखाया गया। गोरिल्ला टैंक का उपयोग करते हुए सेनेकू की टीम ने ध्वनि तोप से गार्डों को तितर-बितर करते हुए घात लगाकर हमला किया। हालांकि उन्हें जाल का सामना करना पड़ा, जिसने उन्हें रुकने पर मजबूर कर दिया। गुफा को तोड़ने और सुरक्षित करने के लिए मैग्मा अपनी शॉक तोप का उपयोग करते हुए सबसे आगे आया। सेनेकू ने अपक्षय द्रव का उपयोग करके एक बम बनाने की योजना बनाई, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, ह्योगा और त्सुकासा आ गए। तनावपूर्ण गतिरोध में त्सुकासा ने संघर्ष विराम का प्रस्ताव रखा, लेकिन सेनेकू के पास अधिक सहयोगी और एक सेना थी। जब लड़ाई तेज हो गई तो सेनेकू कुछ महत्वपूर्ण चीज तैयार करने के लिए गुफा में चला गया। 9वें एपिसोड ने युद्ध के समापन को चिह्नित किया। कोहाकू और अन्य लोग त्सुकासा और ह्योगा को गुफा से दूर रखने में कामयाब रहे, जबकि सेनेकू ने तरल पदार्थ का उपयोग करके नाइट्रोग्लिसरीन बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। क्रोम ने सल्फ्यूरिक एसिड प्रदान किया और सेनेकू ने सफलतापूर्वक विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन बनाया। उन्होंने इसका उपयोग कागज के विमानों को लॉन्च करने के लिए किया था, जो टकराने पर फट जाते थे। उक्यो ने अपने तीर की नोक को तरल पदार्थ में डुबोया, जिससे त्सुकासा को बातचीत करने के लिए मजबूर होना पड़ा। सेनेकू ने त्सुकासा की बहन को ठीक करने के लिए अपक्षय द्रव का उपयोग करने की पेशकश की, जिसके परिणाम स्वरूप युद्ध विराम हुआ और उसकी खोज की गई। सेनेकू की टीम ने मिराई का सफलतापूर्वक पता लगाया और उसे पुनर्जीवित किया और उसे त्सुकासा के साथ फिर से मिला दिया। हालांकि ह्योगा द्वारा एक अप्रत्याशित विश्वासघात के कारण टकराव हुआ और त्सुकासा को चाकू मार दिया गया। सेनेकू ने त्सुकासा की मदद करने का प्रयास किया और दोनों एक नदी में बह गए। वे पास के एक द्वीप पर पहुंच गए, जिससे उनके और ह्योगा के बीच युद्ध का मंच तैयार हो गया। युद्ध समाप्त होने के साथ विज्ञान का साम्राज्य विजयी हुआ। होमुरा और ह्योगा पर कब्जा करने के बाद सेनेकू ने अपना ध्यान त्सुकासा के घावों के इलाज पर लगाया। हालांकि आधुनिक चिकित्सा तकनीक की अनुपस्थिति ने एक चुनौती पेश की और एकमात्र विकल्प त्सुकासा को एक बार फिर से डराना था। ऐसा करने के लिए सेनेकू को रहस्यमय प्रकाश के स्रोत का पता लगाने और समाधान मिलने तक त्सुकासा को फ्रीज करने की आवश्यकता थी। नदी की शक्ति का उपयोग करते हुए सेनेकू ने एक छोटा रेफ्रिजरेटर बनाया और त्सुकासा को भयभीत कर दिया। अब उनके लिए आगे बढ़ने और पथरीकरण घटना के कारण को उजागर करने का समय आ गया है। इस प्रकार सीजन समाप्त हो गया। डॉक्टर स्टोन मूवी का पुनर्कथन आने वाला है, इसलिए बने रहें।